अभी तक हम लोगों ने बैच रिएक्टर के परफॉर्मेंस इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। परफॉर्मेंस इक्वेशन हम लोगों ने क्यों निकाला था? क्योंकि हमको डिज़ाइन करना था किसी भी रिएक्टर का, बैच रिएक्टर का डिज़ाइन करना था। उसके डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता था? वॉल्यूम। रिएक्टर का साइज़ कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो हमारा सबसे मेन चीज़ होता था। इसमें हम परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालते थे। परफॉर्मेंस इक्वेशन में हमारा वॉल्यूम भी आता था, जो हमारा इक्वेशन आता था परफॉर्मेंस इक्वेशन, उसमें हमारा वॉल्यूम आता था, मोल्स आता था रिएक्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट कांस्टेंट आता था, और लास्ट हमारा आता था कंसंट्रेशन के पावर जो यन होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीज़ें आती थी। अभी हम सिंगल आइडियल रिएक्टर का डिज़ाइन करेंगे, आइडियल रिएक्टर के बारे में, ठीक है। उसमें भी हमारा सेम है, परफॉर्मेंस इक्वेशंस वगैरह निकालेंगे। उसके पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी है जो रिएक्टर्स के बारे में है, उसको डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टर्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो डिज़ाइन करते हैं रिएक्टर का, पिछले चैप्टर में ये वाला बात नहीं आया था लेकिन इसमें आया, जो डिज़ाइन करते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर हम देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग कंडीशन है ना। ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, वो कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पे हो रही है, सब कुछ देखते थे। प्रोडक्शन रेट देखते थे कि ये 1 आवर में कितना मीटर क्यूब चाहिए हमको प्रोडक्ट चाहिए। मोड ऑफ ऑपरेशन देखते थे, जैसे किस टाइप का रिएक्शन हमारा होगा, बैच टाइप का होगा, कंटिन्यूस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा। उसमें मास और हीट ट्रांसफ़र का इफेक्ट देखते थे। मटेरियल देखते थे, जो रिएक्टर बनाते थे, बनाना है जो रिएक्टर बनाना, उसका मटेरियल देखना है कि वो रिएक्टर का मटेरियल कौन सा होगा। जैसे हमारा रिएक्टर सिंपली अगर हम पढ़ने के बारे में देखें, इस तरह से हमने रिएक्टर बना लिया, इनलेट हो गया, ये हमारा रिएक्टर इनलेट हो गया, रिएक्टेंट इनलेट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट आउटलेट हो गया। इस तरह से भी हो सकता है कंटिन्यूस में, जैसे होता है इधर एक इधर से पढ़ रहा है, एक इधर से पढ़ रहा है, या एक इधर से रिएक्टेंट डाल रहे हैं। डिपेंड करता है हमारा लिक्विड है कि गैस है। इधर से हमारा प्रोडक्ट निकल सकता है, इधर से भी हमारा प्रोडक्ट निकल सकता है। गैस है तो इधर से इन कराएंगे, इधर से निकलेगा प्रोडक्ट। अगर हमारा लिक्विड है तो इधर से डालेंगे ऊपर से, और नीचे से हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। ये बीच में कुछ भी हम कैटलिस्ट भी भर सकते हैं, या पैक्ड बेड या किसी भी तरह का कैटलिस्ट हम भर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे वैसे भरेंगे। मटेरियल का मतलब हमारा ये हो गया, जो रिएक्टर ये हमारा फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, जो रिएक्टेंट या के कांटेक्ट में आएगा, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। जो मटेरियल होगा रिएक्टर का, वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए, जिसमें हमारा कॉस्ट कंसिडरेशन भी आता है हमारा, जिसमें कॉस्ट कम लगे, कोई अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ना हो जाए उस मटेरियल से। ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। अभी सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं सिंगल रिएक्टर की। तो पहले हम जहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं, जो रिएक्टर है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम 2 प्रकार से करेंगे क्लासिफिकेशन। पहला हम मान लेते हैं बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशन। अभी मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले 3 टाइप के आते हैं रिएक्टर। एक बैच आता है, दूसरा सेमी बैच, तीसरा कॉन्टिन्यूस आता है। 3 टाइप के ये रिएक्टर हो गए, सॉरी रिएक्शन नहीं, रिएक्टर। और दूसरा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं वो बेस्ड अपॉन शेप करते हैं, बेस्ड अपॉन शेप ऑफ रिएक्टर। तो 2 टाइप के ये भी होते हैं। पहला होता है ट्यूबुलर टाइप रिएक्टर, और दूसरा होता है हमारा टैंक टाइप रिएक्टर, ठीक है। इतने टाइप के रिएक्टर हैं। अब इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जान लेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है
उसमें ये सब भी पूछे जाते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि बताने में आसानी हो। पहला बैच रिएक्टर जो हमारा आया था बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में, तो बैच, सेमी बैच, कॉन्टीन्यूस के बारे में जानेंगे। फिर ट्यूबुलर और टैंक टाइप में कौन कौन से रिएक्टर आते हैं सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला बैच है। इसमें मैंने कुछ बुक में जो दिया है बहुत सारा दिया है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में। बैच रिएक्टर के बारे में हम बोल सकते हैं जैसे नॉर्मली क्या बोलेंगे कि एक ही बार हम सारा फीड इधर से डाल दिए, फिर इसको क्लोज़ कर दिए पूरा एटमॉस्फेयर से, फिर इसको यहाँ पे एक एजिटेटर लगा, स्टिरर जिसको बोलते हैं, इसको मूव कराते हैं। मूव कराना वेल स्टिरड इसको बोलते हैं, क्योंकि जब मिक्स करते हैं तो जो कंपोजिशन होता है, जो हमारा रिएक्टेंट ए बी डाला गया और हमारा जो प्रोडक्ट इसमें बनता रहेगा, जैसे जैसे ए बी का कन्वर्जन होता रहेगा हमारा प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो जब हमारा प्रोडक्ट बनता रहेगा तो थ्रू आउट पूरा रिएक्टर हमारा जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। जैसे ए हमारा यहाँ किसी पॉइंट, हम पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, 8 पॉइंट लिया मैंने, इधर लिखा हूँ। किसी भी टाइम पे अगर देखते हैं ए 30% है और बी 30% है तो हमारा जो प्रोडक्ट 70% होगा। ठीक है, ये कंपोजिशन हमारा होगा। अच्छा, ये ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन हमने लिया कि कोई लॉसेस वगैरह नहीं हो रहा। 30% ए गया, 30% ए गया, तो 70% इसको बनना ही बनना है। ठीक है, अगर आइडियल कंडीशन है तो अगर पॉइंट 1 लेते हैं तो ये इतना कंपोजिशन है, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट, जितने भी 8 पॉइंट है या 9 पॉइंट कहीं भी कोने में लेंगे हम रिएक्टर के, तो वहाँ पे कंपोजिशन सेम मिलेगा किसी एक टाइम में। मान लीजिए हमने सब डाल दिया इसमें, फिर प्रोडक्ट बनने लगा, कन्वर्जन होने लगा, तो हम 5 मिनट बाद देखें तो सब कंपोजिशन जैसे पॉइंट 1 पे रहेगा वैसे भी पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 8 तक पूरा कंपोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 8 मिनट पे देखें तो जो इसका मान लीजिए थोड़ा और कन्वर्जन हो जाता है, 40% हो गया, 50% हो गया, तो 50% अगर ए और बी हो गए तो हमारा 50% पी जो है हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 30% कन्वर्जन हुआ, सॉरी गलती हो गया, 30% कन्वर्जन हुआ तो ये 30% ही बनेगा। ठीक है, एक गलत लिखा गया है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा इसका मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है, ये तो है कि टाइम के साथ किसी एक टाइम पे सबका कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे, और इसका जो इसके बारे में बात करें जैसे टाइम के साथ तो ये कांस्टेंट रहेगा। 5 मिनट पे देखेंगे तो थ्रू आउट पूरा रिएक्टर का जो कंपोजिशन रहेगा, जितने भी कंपोनेंट है सबका कंपोजिशन सेम रहेगा एट ए टाइम। लेकिन जैसे टाइम 5 से 7 मिनट हुआ तो कन्वर्जन घटेगा बढ़ेगा, यहाँ पे चेंजिंग आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन जो हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। 5 मिनट में कुछ और है, 7 मिनट में कुछ और है, 8 मिनट पे कुछ और होगा, 9 मिनट में कुछ और होगा। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बैच रिएक्टर में वो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है। ठीक है, अब इस रिएक्टर के कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन है, बेसिक है, जो बुक में भी दिए हैं, मैंने कुछ शॉर्ट करके लिखे हैं इसको। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर शट डाउन करना है तो तुरंत हो जाता है। जैसे कंटिन्यूअस रिएक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो अगर शट डाउन करना है तो हमको बहुत उसका बड़ा प्रोसेस होता है ना। उसको करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। उसका हम धीरे धीरे फीड कम करते हैं, फिर प्रोडक्ट को हम रूट करते हैं इधर उधर जहाँ भी करना होता है, फिर जाके वो धीरे धीरे करके शट डाउन में जाता है। यहाँ पे हमको ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम जब चाहें तब शट डाउन कर सकते हैं, तुरंत हो जाता है, ईज़िली होता है, तुरंत होता है, ईज़िली होता है। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा कोई भी रिएक्टर्स है जैसे कंटिन्यूअस में होता है तो जनरली ऑटोमेशन होता है, लेकिन बैच रिएक्टर में ऑटोमेशन नहीं होता है। यहाँ पे ऑटोमेशन में हमको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं, और कंटिन्यूस रिएक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे हमको सपोर्टिंग इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा दोनों कम होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है और सपोर्टिंग इक्विपमेंट दोनों कम होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है अगर हमको कन्वर्जन ज़्यादा चाहिए तो हम लंबा टाइम तक रख के इसको हम स्ट्रेट करते रहें, तो हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा कन्वर्जन ज़्यादा मिल जाता है। डिसएडवांटेज भी हैं इसके बहुत सारे कि ये छोटे लेवल पे बहुत होता है, इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ये केवल लैब बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जो अगर हाई कन्वर्जन चाहिए तो हमको
टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे लिखा है लार्ज प्रोडक्शन है तो हमारा डिफ़िकल्ट होगा। लो क्वालिटी कंट्रोल, लो क्वालिटी कंट्रोल बोल रहा है, ये बहुत लो होता है कि जैसे हम एक बार इसमें फीड किए, यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइम के लिए इसको एटमॉस्फेयर से आइसोलेट किए और स्टिर्ड करके हम कुछ टाइम, एक निश्चित टाइम के बाद हम इसको प्रोडक्ट निकाल लें। इसमें कुछ ए भी होगा, कुछ बी भी होगा, कुछ प्रोडक्ट भी होगा, ज़्यादातर प्रोडक्ट ही होगा, ए भी तो कम हो जाएगा कन्वर्जन के कारण। अभी क्या है, जो निकलेगा इस बार हमने एक जगह रख दिया, ठीक है, सब निकला एक बार रख दिया, दूसरी बार सब ऐसे किया सेम, कुछ टाइम के लिए भरने के बाद और प्रोडक्ट निकला कुछ रख दिया, तो हमारा जो दोनों बार का कंपोजिशन आता है ना वो सेम नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहले का क्वालिटी कुछ और था, दूसरा क्वालिटी कुछ और था। हो सकता है थोड़ा कम हो लेकिन होता तो है। और दूसरा हो गया कि इसमें एक चीज़ में और टाइम लगता है, इसको खाली करने में और भरने में, इससे लेबर कास्ट भी हमारा बढ़ जाता है। जैसे लेबर कास्ट यहाँ मैंने लिखा है बढ़ जाता है। जैसे कंटिन्यूअस में हमारा ज़्यादातर ऑपरेशन वो ऑटोमेशन होता है तो वहाँ पे काम कम होता है, लेबर कॉस्ट कम लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। रिक्वायरमेंट टाइम, ये मैंने बोला इम्पटी करना है, इसको रिएक्शन हो गया निकालना है, फिर से इसको क्लीन करके फिर से हमको प्रोडक्ट रिएक्टेंट भरना है, वो सब चीज़ों में टाइम काफ़ी लगता है। एप्लीकेशन इसके क्या है, लैब स्केल पे करते हैं। जैसे हमको लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करने हैं, जैसे हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम देखते थे डिफरेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डाटा और इंटीग्रल मेथड, उसमें हमारे लैब बेसिस पे ही हम जो कंसंट्रेशन डिफरेंशियल मेथड में जो कंसंट्रेशन निकालते थे किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो वहाँ पे हम लैब स्केल पे जो यूज़ करते थे वो इसी के यूज़ करते थे। और यहाँ पे लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। जैसे अब हमारा प्रोडक्शन जो रेट हमारा पे जहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी लेते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, फार्मा एंड डाई मैंने लिखा DYE, तो इसमें हमारा ज़्यादातर यूज होता है। जैसे हमारा हुआ कि एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, जितना बार चाहो, क्योंकि खाली करके इसको साफ़ करके क्लीन करके फिर हम से रिएक्टेंट भरते हैं, तो हम एक ही रिएक्टर से कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे पहले बार में कुछ और रिएक्टेंट डाला तो हमारा कुछ और प्रोडक्ट निकला, दूसरा हमको कुछ और डाल दिया, कुछ और प्रोडक्ट निकल गया, तो हम एक ही रिएक्टर से डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट सेम इक्विपमेंट से। ओके, यहाँ मैंने लिखा स्टडी ऑफ काइनेटिक्स, जो हम डिफरेंशियल मेथड करते थे, एनालाइज करते थे डाटा को, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा आता है सेमी बैच। सेमी बैच में क्या है एक रिएक्टर रहेगा सेमी बैच में, मैं बनाता हूँ। सेमी बैच में सेम ये है, रिएक्टर ऐसे बनाते हैं, इधर हमारा स्टेट लगेगा, इधर हमारा रिएक्टेंट, एक हमारा बी है, एक हमारा ए है, इधर से प्रोडक्ट निकलेगा। कूलिंग या हीटिंग के लिए इधर से हम प्रोविज़न दिए रहेंगे अगर ज़रूरत होगा तो। यहाँ पे हम क्या किए, ए को पूरा फिल कर दिए, ए हमारा यहाँ पे पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी को धीरे धीरे करके मिलाते रहते हैं, इसको स्टीर करते रहते हैं। ये जो एजिटेटर लगा इसको रोटेट करते रहेंगे, बी को धीरे धीरे करके मिलाएंगे, तो इसको सेमी बैच रिएक्टर बोलते हैं कि एक डाल दिया, दूसरा को हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, और फिर जब पूरा बी पड़ जाएगा फिर उसको हम देखेंगे रिएक्शन हो गया तो हम प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे, सारा मटेरियल बाहर निकाल लेंगे। जैसे बैच की तरह ही है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी होता है वो अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं हम रिएक्शन का स्पीड, क्योंकि हमारा एक जो हम बी या ये अलग से डाल रहे थे वो हमारे हाथ में होता है कि उसको हम कैसे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन के बारे में आते हैं, तो एडवांटेज वही है, गुड टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और सबसे मेन जो है, ये तो छोड़िए, सबसे मेन जो है ये सेकेंड पार्ट है। जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन के लिए डाल दिए हैं सब रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है, अब रिएक्शन चलते चलते कुछ ऐसा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनने लगा जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, जो हार्मफुल भी है या कुछ भी है जिसकी हमको नहीं ज़रूरत है, जो बनना नहीं चाहिए था वो बनने लगा,
तो हम जो दूसरा वाला रिएक्टेंट हम स्लोली डाल रहे थे, उसका कंपोजिशन या कंसंट्रेशन या फ्लो रेट कम करके या ज़्यादा करके हम उस अनडिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट बन रहा था या रिएक्शन हो रहा था उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है। डिसएडवांटेज सब बैच रिएक्टर की तरह है कि स्मॉल स्केल के होता है, और दूसरा हाई कन्वर्जन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए हमको, इम्पटी करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, या उसको साफ़ करने के लिए, खाली करने के लिए, तो भरने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेबर कास्ट हाई होता है, ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन इसका होता है गैस लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए, 2 फेज़ अगर है तो वहाँ पे यूज होता है, लेकिन बैच रिएक्टर के लिए केवल 1 फेज़ में ही हम काम करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बार भरना पड़ता है। अगर हम गैस और लिक्विड को या सॉलिड लिक्विड को एक ही बार डाल देते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन का जो कन्वर्जन होगा या थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है। अभी जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशन, तो बैच, सेमी बैच, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम यहाँ पे रिएक्टर है, रिएक्टर में हम एक डालते रहेंगे, ए डल रहा है इधर से बी डल रहा है, इधर से हमारा प्रोडक्ट निकलता है। स्टीयर की ज़रूरत है तो इसको भी हम स्टीयर लगा देंगे, एजिटेटर लगा देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, निकलता रहेगा। इसको ऐसे रोटेट कराएंगे लगातार, और इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में हमारा ये लेवल मेंटेन रखते हैं फीड और प्रोडक्ट का, ठीक है। और ए बी का फ्लो रेट भी हमको मेंटेन रखना होता है, प्रोडक्ट का भी फ्लो रेट हमको मेंटेन रखना होता है। इतना रखना होता है कि यहाँ पे लेवल हमेशा मेंटेन रहे। अगर इसका प्रोडक्शन हम फ्लो रेट ज़्यादा कर देंगे, इसका वही सेम रहेगा, तो हमारा यहाँ पे धीरे धीरे करके लेवल घटेगा और धीरे धीरे पूरा टैंक ख़त्म हो जाएगा, पूरा रिएक्टर ख़त्म हो जाएगा, रिएक्टर का रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन फिर होगा नहीं। और दूसरी बात, अगर इसका ज़्यादा कर देते हैं धीरे धीरे करके ये ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर इसका फ्लो रेट कम है, इसका ज़्यादा है, तो दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है। जितना डाल रहे हैं उतना ही हम निकाल रहे हैं कि नहीं, इसका भी हमको ध्यान देना पड़ता है। ये हमने जो किया था ट्यूब टाइप और टैंक टाइप, है ना, ट्यूबुलर रिएक्टर और टैंक टाइप रिएक्टर, इसमें ये हमको थोड़ा आगे जाना है। ये टैंक टाइप रिएक्टर है, ये ट्यूब टाइप रिएक्टर है। ट्यूब टाइप को हम ट्यूबुलर रिएक्टर भी बोलते हैं या प्लग फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं। ट्यूबुलर में हमारा एक सीधे ट्यूब भी हो सकता है, यहाँ से हम ए और बी डाल दिए, ए प्लस बी, यहाँ रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट निकल गया। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम, वहाँ वैसे वैसे हमारा कन्वर्जन भी बढ़ता जाएगा। पहले 10% हुआ, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे जाते जाते जितना तक हो सकता है मैक्सिमम होगा। अगर आइडियल है तो 100% हो जाएगा। दूसरा, अगर कूलिंग और हीटिंग का अरेंजमेंट है तो हम बाहर से कर सकते हैं। यहाँ से हम कूलिंग डाल देंगे, यहाँ से कूलेंट डाल देंगे, इधर से कूलेंट आउट हो जाएगा, या इधर से हॉट मटेरियल डाल देंगे, इधर से कोल्ड निकल जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। टैंक रिएक्टर में आता है, अगर क्लासिफिकेशन की है, पहले वाले में बैच, सेमी बैच, कंटिन्यूअस आया था। टैंक में भी 2 टाइप के आते हैं, बैच भी आ सकता है, बैच ऑपरेशन में भी हम टैंक में कर सकते हैं। जैसे हमने अभी किया था तो बैच ऑपरेशन में ही किया था ना, फिर टैंक टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैच ऑपरेशन ही किया था हमने, और बैच ऑपरेशन ये तो पढ़ लिया हमने। कंटिन्यूअस ऑपरेशन में आते हैं, और ट्यूबुलर रिएक्टर में, ट्यूबुलर में हमारा किस तरह के हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। यहाँ से मैंने लाइन बनाई है, 2 हो सकते हैं, सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब। सिंगल ट्यूब का मतलब जैसे ये मैंने बना दिया, मल्टी ट्यूब का मतलब आगे देखेंगे थोड़ा सा। और इसमें जो इसको प्लग फ्लो रिएक्टर, इसी को फिक्स्ड बेड और पैक्ड बेड बोलते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर में ही हमारा आता है फिक्स्ड बेड और पैक्ड बेड आता है ट्यूब टाइप में, ठीक है। और इसमें हमारे 3 टाइप के, फिक्स्ड बेड में हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल ट्यूब, मल्टीपल ट्यूब। जैसे सिंगल ट्यूब बनाया, मल्टीपल ट्यूब तो ट्यूब का बंडल हो जाता है, उसके बाहर हम एक रिएक्टर साइज़ का हम लगा देते हैं, जिसके अंदर कैटलिस्ट, जो ट्यूब होता है कैटलिस्ट से भरा होता है, उसमें हम गैस फेज रिएक्शन के लिए ज़्यादा करते हैं। गैस फेज, हेट्रोजीनियस मतलब एक कैटलिस्ट है, एक गैस है, तो दोनों में आखिरकार चेंजिंग आ ही जाएगा। और तीसरा आता है मल्टीपल बेड, ये तीनों हम समझेंगे। और यहाँ पे जो हमारा है टैंक रिएक्टर में हमारा बैच ऑपरेशन हो गया, कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो गया। कंटिन्यूअस ऑपरेशन में हमारा आता है कांस्टेंट फ्लो स्टीयर टैंक रिएक्टर। जैसे ओपी गुप्ता के जो लोग न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे
यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो CSTR हर जगह आता है, लगभग बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कांस्टेंट फ्लो स्टीयर टैंक रिएक्टर भी बोल देते हैं इसको, कॉन्टिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर बोल देते हैं। कांस्टेंट फ्लो की जगह कॉन्टिन्यूस आ जाता है। इसको बैक मिक्स रिएक्टर भी बोलते हैं और मिक्स फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं। इन सब के बारे में ये जो है सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब, इन सब के बारे में, इन तीनों के बारे में और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये आ गया CSTR टैंक टाइप में पहला CSTR। बैच ऑपरेशन तो हमने पढ़ लिया है, बैच ऑपरेशन पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे CSTR। CSTR में क्या है, ये हमारा एक रिएक्टर बना है टैंक टाइप, इसमें एक एजिटेटर है और ए हमारा ए इधर से डाला जाएगा, बी इधर से, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। इसमें हम एक लेवल मेंटेन रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फ्लो रेट होता है इतना रखते हैं कि हमारा एक लेवल मेंटेन रहे, ना ये जल्दी इसका रेट ज़्यादा हो, ना इन दोनों का रेट ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो रिएक्शन इसमें होती है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में होती है कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है कि इसका जो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और रिएक्शन रेट होता है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप 5 मिनट में देखें, 10 मिनट में देखें, 7 मिनट में देखें, 12 मिनट में देखें, जब भी देखेंगे सेम होगा। इसमें कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, एप्लीकेशंस हैं इसके कुछ, तो उसको देखते हैं। जो एडवांटेज है इसमें सबसे पहला ऑटोमेशन है, लेबर कास्ट कम लगता है, सब इजली हो जाता है, केवल दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है टेम्परेचर जो कंट्रोल मेंटेनेंस होता है, बहुत ईजी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको घटाना एक बटन दबा के कर सकते हैं, है ना। और आइसोथर्मल कंडीशन में अगर हमको यहाँ पे रिएक्टर को रखना है, ये टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहे रिएक्टर का, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, सब ऑटोमेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूटर DCS सिस्टम लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम, उससे हम करते हैं। डिसएडवांटेज जो होता है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, ज़रूरत होता है अगर हमको हाई कन्वर्जन चाहिए तो। वैसे रिएक्टर में तो थोड़ा सा हमने क्या किया था कि मतलब टाइम बढ़ा दिया था, लेकिन इसमें हमको बहुत कास्ट ही, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट ही लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हमको कन्वर्जन हाई चाहिए तो रिएक्टर का वॉल्यूम ही बढ़ाना पड़ेगा। हाई प्रेशर के लिए ये नहीं रिकमेंड किया जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इससे मैं कुछ दिक्कतें बताता हूँ जो हाई कन्वर्जन हाई प्रेशर के लिए है, अभी मैं बताऊँगा। ये है हमारा एप्लीकेशन, कमर्शियल स्केल पे करते हैं, जैसे रिफाइनरीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कंटिन्यूस ही चलता है उधर ज़्यादातर। और भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे कमर्शियल स्केल पे इसको हम कंटिन्यूस यूज करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे प्रोडक्शन रेट हमको ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे सेकंड लिखा है लिक्विड फेज रिएक्शन एट लो और मीडियम प्रेशर। हाँ, मैंने बताया हाई प्रेशर में नहीं होगा, केवल लो और मीडियम प्रेशर में ये चाहिए होगा हमको। होमोजेनियस फेज रिएक्शन के लिए, जैसे लिक्विड हो गया, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब भी यूज़ करते हैं हम वहाँ पे सीरीज में यूज़ करते हैं। ये लास्ट पॉइंट था, जब भी हम यूज़ करते हैं जहाँ भी सीरीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन हाई होता है। या तो हम बहुत बड़ा वॉल्यूम ले लें, या तो 2 या 3 हम रिएक्टर रख लें साथ में, जहाँ पे हमको अगर कन्वर्जन ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पे ऐसा यूज करते हैं। अब प्रेशर की बात आती है कि हाई प्रेशर पे क्यों नहीं करते। तो जो रिएक्टर बनता है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सीधे बना बनाया आता, कहीं भी जोड़ वोड़ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे इसको हम काट देते हैं कई पार्ट में, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, इतना जो बन रहा है ना ये वाला, ऐसे राउंड होगा। जैसे ये है, इसको हम इधर से अगर काटते हैं तो ये राउंड आ गया। इस राउंड को एक के ऊपर एक ऐसे रख के हम वेल्डिंग करते हैं। तो अगर हाई प्रेशर रिएक्शन है तो वेल्डिंग, यहाँ पे जो जोड़ होगा, यहाँ पे जोड़ निकलने का चांस होगा। हाई प्रेशर है तो इसका जो मोटाई होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारा कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और हाई प्रेशर पे अगर लीक वीक हो गया तो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, या जो भी है केमिकल्स में बहुत हजार्डस है, बाहर निकलेगा तो तरह तरह से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हाई प्रेशर पे नहीं करते हैं। ये टैंक वाला था। अब ट्यूबलर में आते हैं। ट्यूबलर में है हमारा कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं क्या क्या है। ट्यूबलर में हमारा सिंपल एक ट्यूब हो सकता है, जैसे ये हमारा हो गया, एक सिंपल ट्यूब हमने पिछले बनाया था, सिंपल ट्यूब हो गया। इधर ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर इसी को बोलते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर में हमारा क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाला जा रहा है,
ये कभी इसको पार नहीं करेगा। ये इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस है ना हमेशा सेम रहेगा ना, कभी ओवरलैप करके आगे नहीं जाते या कभी ये, हाँ सेम बात है, अगर ये पीछे आ जाए आगे आ जाए, सेम ओवरलैप करके कभी आगे नहीं जाते, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती यहाँ पे। हाँ एक्सिस जिस तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। इसमें क्या दिया, हैविंग नो मूविंग पार्ट सो दैट इजी टू मेंटेन। अभी बोल रहा है कि मतलब इतना इजी है इसमें कि सीधे आ रहा जा रहा है, एक पाइप की तरह ही तो है, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा नहीं लगता, कोई मूविंग पार्ट भी नहीं हमारा कि उसमें मेंटेनेंस देना पड़े। जैसे मूविंग पार्ट है ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हमको मेंटेनेंस देना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक ही चीज़ लग सकता है, कोरोजन। कोरोजन अगर हम प्रिवेंट कर लेंगे तो इसका लाइम जितना ज़्यादा हम प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कोरोजन को, उतना ज़्यादा हमारा टाइम रिएक्टर चलेगा। तो मेंटेनेंस हमारा बहुत कम हो जाए, बहुत ईजी होता है मेंटेनेंस। हाई कन्वर्जन पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे जो माना जाता है कि जो आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर होता है यहाँ पे कन्वर्जन बहुत सबसे ज़्यादा होता है। जो हमने बैच पढ़ा, कंटिन्यूस पढ़ा, सबसे ज़्यादा इसमें ट्यूबुलर में होता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा कंट्रोल। टेम्परेचर का जो कंट्रोल होता है वो हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर मूविंग पार्ट है, जैसे पिछले वाले में था, इसमें मूविंग पार्ट था, तो इसको जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम रहता है, तो अगर हम इसको स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे इसके एक्सिस पे, तो यहाँ से मटेरियल हमारा चारों दिशाओं में कंपोजिशन सेम करने की कोशिश करेगा, और कंपोजिशन सेम करने की कोशिश करेगा तो हमारा टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भी हम प्रोविज़न नहीं दे रहे हैं जिससे हमारा टेम्परेचर यूनिफॉर्म भी नहीं रहता है थ्रू आउट द रिएक्टर। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हॉट स्पॉट हो जाता है, हॉट पॉट बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे हुआ कन्वर्जन वहाँ पे हमारा टेम्परेचर निकला, और टेम्परेचर कहाँ जाएगा, कोई मूविंग पार्ट रहता है तो मिक्स होके, जैसे यहाँ पे ऐसे हम लगा दें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हमारा यहाँ पे हीट निकला, तो ये मिक्स होके सभी दिशाओं में बट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ क्या है, कोई मॉलिक्यूल सब अपने रास्ते जा रहे हैं, तो उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल जब जाएगा तो हीट ले सकता है, तो इतना ज़्यादा हीट नहीं ले पाएगा जितना निकलेगा, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर का हॉट स्पॉट जमा हो जाता है, जो हमारा हानिकारक है रिएक्टर के लिए। हाई प्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है एक पतली लाइन को ही केवल हमको प्रोटेक्ट करना है, ये पतली लाइन ही होती है प्लग फ्लो रेट, तो यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर चल सकता है, कोई लीक होने का चांस नहीं रहता है, थोड़ा सा मोटा करेंगे चल जाएगा। होमोजेनियस गैस फेज रिएक्शन के लिए ये यूज किया जाता है ना। यहाँ पे अभी देखेंगे कैसे हेट्रोजेनियस गैस फेज रिएक्शन के लिए होता है, क्योंकि ये दीवारों पे जो है हमारा कैटलिस्ट लगे होते हैं, ये गलत लिखा है, हेट्रोजेनियस होगा यहाँ पे। मेंटेन लो प्रेशर ड्रॉप, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जैसे 5 kg डाल रहे हैं तो 4.9 हो सकता है, 0.1, लेकिन हम मेंटेन इतना करते हैं कि हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जो बहुत कम हो, बहुत कम प्रेशर गिरे, है ना। फिक्स बेड रिएक्टर, इसमें जो ट्यूबुलर में आता है, प्लग फ्लो रिएक्टर में आता है, फिक्स बेड रिएक्टर आता है पहला, और दूसरा है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर आता है। ये दोनों में एक छोटा सा कॉमन बात है कि इसमें फिक्स बेड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको प्रॉब्लम्स को हटा के फ्लूइडाइज्ड जब लाया गया तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें दूर कर दी गई। तो पहले फिक्स बेड के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये हेट्रोजीनियस गैस फेज और लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए यूज होता है, हेट्रोजीनियस ही है, कैटलिस्ट भी इसमें यूज होता है। तो हमारा सिंगल ट्यूब, जैसे यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे हम सिंगल ट्यूब पढ़े थे, मल्टी ट्यूब पढ़े थे, सिंगल ट्यूब वाला हम देख लेते हैं। ये सिंगल ट्यूब का है, जैसे मैंने पिछले यहाँ पे सिंपल बनाया था, एक ट्यूब रहेगा, ये जैकेट है, ये ट्यूब है, इसमें कैटलिस्ट भरा है, इधर गैस रिएक्टेंट जा रहा है, इधर से गैस प्रोडक्ट निकल रहा है कैटेलाइज होके। ये जो फिक्स बेड रिएक्टर है ये गैस को कैटेलाइज या लिक्विड को कैटेलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कूलेंट, अगर हीटिंग करना, हीटिंग टेम्परेचर चाहिए तो हम यहाँ पे हॉट लिक्विड डालेंगे, इधर से डालेंगे, और अगर हमको कूलेंट चाहिए, इसको ठंडा करना है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ से हम डालेंगे, जैसे टेम्परेचर जो यहाँ पे निकलेगा वहाँ से कूलेंट में आ जाएगा, कूलेंट इधर से आउट हो जाएगा। ये पैक्ड बेड है, ये इसमें कैटलिस्ट भरा हुआ है, ये डिफरेंट कलर का जो है। ये हमारा हो गया पहला वाला सिंगल ट्यूब। ये मल्टी ट्यूब है, मल्टी ट्यूब का एक बंडल है, इसको एक टैंक में भर दिया गया बोल्ट वगैरह लगा के, इधर से हम गैस डालेंगे, इस ट्यूब्स में कैटलिस्ट भरे हुए हैं,
ठीक है। यहाँ से कैटेलाइज होगा गैस और इधर से निकल जाएगा कूलेंट या जो भी हॉट मटेरियल डालना है इसको हीटिंग या कूलिंग के लिए हम बाहर से इधर से डाल लेंगे, बाहर बाहर ये लाइनों में घूमेगा और इधर से आउट हो जाएगा, नए नए जाते रहेंगे, निकलता रहेगा, इधर से गैस रिएक्टेंट रहेगा, इससे गैस प्रोडक्ट निकलेगा। अभी यहाँ पे कैटेलिस्ट डाल रहे हैं। अब इसमें हाई प्रेशर का, यहाँ मैंने बोला कि हाई प्रेशर ये अच्छा है हाई प्रेशर के लिए। यहाँ पे मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा था। यहाँ पे जो कंटिन्यूस में हमारा हाई प्रेशर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमारा कॉस्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ख़तरा भी बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर हमको करना है हाई प्रेशर पे तो हमारा जो गैस जा रहा है इधर से जा रहा है, अगर प्रेशर बनाना है तो हम ट्यूब को मोटा कर देंगे, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, कास्ट भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ट्यूब और टैंक के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें डायामीटर सेंटीमीटर या इंच में आएगा और उसमें डायामीटर फुट या मीटर में आएगा, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और दूसरा हो गया यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हमारा मल्टी बेड है। जैसे यहाँ पे ट्यूब में डाल दिया गया है, यहाँ पे सिंगल पैक्ड बेड था, यहाँ पे हमारा मल्टी बेड आ गया, 1 2 3 फिक्स बेड है। ये बेड को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बेड मल्टी बेड है। जैसे हम गैस इधर से डाल रहे हैं कैटेलाइज होने के लिए, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, इधर से कूलेंट इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर निकलेगा यहाँ पे उसको कम कर दिया जाएगा कूलेंट के द्वारा। ये फर्स्ट बेड है, इसमें हमको पतला डाला गया, इसमें मोटा, इससे और मोटा है। क्यों? क्योंकि जो गैस इधर से जाएगा पहले मैं शुरुआत में, जैसे मैक्सिमम कन्वर्जन शुरुआत में ही हो जाता है 50% 60%, फिर 75 होता है, फिर 80 85 90 तक जाता है, तो बाकी वाले बेड पे कम हमारा कन्वर्जन होता है, अब पहले वाले बेड पे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा कन्वर्जन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कम कैटेलिस्ट लगाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लगा देते हैं, ताकि हमारा कन्वर्जन जो हो थोड़ा कांस्टेंट चले। यहाँ पे जितना हुआ उतना ही इधर हो, उतना ही इधर हो, इसलिए हमको बेड मोटा लगाना पड़ता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसमें तीसरा बात हमारा मेन जो आता है, अभी रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो कैटेलिस्ट हैं ये इनएक्टिव हो जाएंगे, हैं। इनएक्टिव मीन्स उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। एक्टिविटी कम होने का मतलब जो हमारा गैस फेज यहाँ 50% या 60% पहले शुरुआत में हो रहा था, यहाँ 25% 30% हो रहा था, तो हमारा घट जाता है ना। यहाँ पे 50% हो रहा था, 40% 30% 25% ऐसे करके होने लगता है। एक पोजीशन ऐसा आता है जहाँ पे एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि इससे कम हो गया, अगर 50% या 40% से कम कन्वर्जन हुआ इसमें, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, मतलब हम इसको चेंज करने के पोजीशन में आ जाते हैं। तो हम इसको चेंज करना पड़ता है, चेंज करने के लिए इसको खाली करना पड़ता है, पूरा ये कैटेलिस्ट निकालना पड़ता है, नया कैटेलिस्ट डालना पड़ता है, फिर इसको एक्टिव करना पड़ता है, फिर जाके प्रोसेस में लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है रीजनरेशन का हम इसमें दूर कर देते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड में। और इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी मैंने लिखा है। एडवांटेज क्या है? हाईएस्ट कन्वर्जन पर यूनिट वेट ऑफ कैटेलिस्ट। यहाँ पे जो मैंने बोला, जो कन्वर्जन होता है किसी भी बेड में बहुत हाईएस्ट पर यूनिट वेट में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बोला था ना, जो प्लग फ्लो रिएक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है कंपेयर देन बैच और कॉन्टिन्यूस के, ठीक है। और फिक्स बेड होने के नाते यहाँ पे हमारा जो डिसएडवांटेज में बात करें, फिक्स बेड होने के नाते हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हमारा कहाँ से जाएगा, जरूरी बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जहाँ से कूलेंट का संपर्क थोड़ा कम है, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, हॉट स्पॉट जनरेट हो सकते हैं। या रीजनरेशन ऑफ कैटेलिस्ट, मैंने बोला ना, रीजनरेशन करना दिक्कत होता है। चैनलिंग भी हो सकता है। चैनलिंग का मतलब ये होता है जैसे गैस इधर से गया, पूरा स्प्रेड करके गया, हमने डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है गैस जा ही नहीं रहा, कोई पाथ पकड़ लिया, इधर से निकल गया, तो ये जो खाली जगह बचता है ये अनयूज्ड रहता है रिएक्टर का, उसका हमको कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम्स आते हैं, चैनलिंग वगैरह आता है। चैनलिंग का मतलब यही हुआ जो गैस बिना इसके कांटेक्ट में, कैटेलिस्ट के कांटेक्ट में है, बिना रिएक्ट किए, सेम रिएक्टेंट के फेज में जैसा था सेम कंडीशन में हमारा इधर से बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट बन गया, तो उसको चैनलिंग बोलते हैं। एप्लीकेशन इसका क्या है? यूज फॉर कैटेलाइज गैस फेज रिएक्शन ऑन कमर्शियल स्केल। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं उसमें हम गैस को कैटेलाइज करना होता है, मैंने शुरू में बताया था, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब मैंने बोला था कि जो ये फिक्स बेड था
उसमें प्रॉब्लम आया रीजनरेशन का, तो उस रीजनरेशन का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड आया है। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ तक मान लेते हैं कैटेलिस्ट भर दिए हम। ठीक है, इधर से हम रिएक्टेंट गैस डाल रहे हैं। ठीक है, इधर गैस डाले हम, गैस जा रहा धीरे धीरे, जैसे जैसे जाएगा तो एक जो कैटलिस्ट के पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, इसका हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, फिर नीचे वाले इनका स्थान लेंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इसका हम जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते हैं ऐसे ऐसे ये ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसा आता है कि ऐसा वेलोसिटी, ऐसा फ्लो रेट पे ये जो गैस हम डाल रहे हैं इधर से, इसका फ्लो रेट इतना रख देते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है ना, एक यूनिफॉर्म मैनर में इधर आके, या सबके बीच का डिस्टेंस सेम ही होता है लगभग, आइडियल कंडीशन में ऐसा हो जाता है, तो ऐसे आ जाते हैं। इनका एक ये मोटाई बन जाता है ना, यहाँ इतना तक कैटलिस्ट है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे जो ये रिएक्टेंट, हमारा जो गैस जा रहा है इधर से, हमारा प्रोडक्ट गैस के साथ हमारा कैटलिस्ट भी जाने लगेंगे, जो कि हमारा हार्मफुल है, अनयूज्ड है, हमारे कैटलिस्ट का वेस्टेज है वहाँ पे। तो इस कंडीशन को, ये जब पूरा ऐसे होमोजीनियस मिक्स हो जाता है यूनिफॉर्मली, तो हम बोलते हैं कि ये फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर हो गया। ठीक है, एक कैटेलिटिक रिएक्टर, यहाँ कुछ पॉइंट लेंगे। कैटेलिटिक रिएक्टर, तो कैटलिस्ट की बात हो ही रही है। सिमिलर टू CSTR, वेल मिक्स्ड यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द बेड। यहाँ पे भी सेम कुछ प्रॉपर्टी हमको मिलते हैं CSTR से, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रॉब्लम था, हॉट स्पॉट जनरेट हो जाते थे। इसमें ये नहीं है, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और मिक्स होता है अच्छी तरह, जो कैटलिस्ट होते हैं ना, पूरा अच्छी तरह इसमें रिएक्टेंट गैस में मिक्स होते हैं अच्छी तरह से, है, टेम्परेचर सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा, मैंने क्या बोला था कि जो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट था फिक्स बेड में, उसको हम दूर करते हैं। तो ये हमारा रिएक्टर है, काफ़ी पतला बन गया है ये रिएक्टर हमारा। यहाँ से हमारा गैस जा रहा है इधर से हमारा गैस निकल रहा है। अब यहाँ पे हमारा जैसे जैसे डीएक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स जो एक्टिव साइट्स रहते हैं, जैसे कैटलिस्ट है, ठीक है, इसके ये सब एक्टिव साइट्स है। एक्टिव साइट्स का मतलब जहाँ जहाँ गैस जाए और वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो, गैस कैटलाइज हो जाए, जिस पर्पज़ के जा रहा है, जिस पर्पज़ के लिए, वो पर्पज़ उसका पूरा हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्टिव सरफेस। अब धीरे धीरे इस पर क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाता है, मीन्स एक एक्टिव सरफेस ख़त्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन होने लगता है। तो यहाँ से ये पाइप लगाते हैं, इस पाइप के थ्रू ये नीचे आता है। ठीक है, अब इस पाइप के थ्रू ये नीचे आ गया, यूज्ड कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, कि पहले से ये यूज किया जा चुका है। यहाँ से हम रीजनरेटेड गैस डालते हैं, जो डीएक्टिव हो गए थे कैटलिस्ट का सरफेस, उसको फिर से एक्टिव बनाने का काम करता है रीजनरेटर गैस। यहाँ से जाते जाते लिफ्ट होते होते इधर जाता है इस टैंक में। यहाँ पे भी एक इसका जो लेवल होता है रीजनरेटर गैस का, यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, इसका फ्लो रेट भी इतना रखते हैं कि यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए। इसको रीजनरेटर बोलते हैं। अभी जो रीजनरेटर गैस है यहाँ से निकल जाती है बाहर, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, फिर से यहाँ पे फिल हो जाता है आके, फिर से अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसका डीएक्टिवेटेड सरफेस अब रीजनरेटर गैस के द्वारा एक्टिव कर दिया गया है। इसमें कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन बचे हैं, देख लेते हैं। नो हॉट स्पॉट इज जनरेटेड, क्योंकि वेल मिक्स होता है। कुछ CSTR के प्रॉपर्टी भी हैं, मैंने जैसा बताया। रीजनरेशन पॉसिबल है रनिंग में भी, जैसा अभी किया ना, कि रनिंग में भी चलते चलते हो जाता है रीजनरेशन, तो ये हमारा टाइम का बहुत अच्छा बचत है। गुड टेम्परेचर कंट्रोल, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड एंड कैटलिस्ट। अगर इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फीड है या कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वहाँ पे भी हमारा ये अच्छा कि हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे हमारा एक टास्क का डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, एक टास्क हमारा रहता है कि जो ये हमारा गैस रिएक्टेंट है हमारा इन कर रहा है, इसका फ्लो रेट मेंटेन करना एक बड़ा टास्क होता है, कि इतना फ्लो रेट ना हो जाए कि ये जो पार्टिकल हैं एक गैस प्रोडक्ट के साथ आउट हो जाते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ध्यान न दिया गया हो तो। एप्लीकेशन में आता है सुटेबल फॉर लार्ज हीट इफेक्ट और व्हेन कैटलाइज्ड रीजनरेशन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब रीजनरेशन जब तुरंत चाहिए होता है हमको, तो वहाँ पे हमको ये ज़रूरत होता है। ये तो था इस नए चैप्टर का, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ सिंगल आइडियल रिएक्टर।
उसका कुछ रिएक्टर के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि बेसिक डिज़ाइन। अभी पहला जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा पहले चैप्टर में डिज़ाइन किया बैच रिएक्टर का परफॉर्मेंस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए, सेम इस तरह इसमें भी हम आइडियल रिएक्टर्स हैं कुछ, उसका डिज़ाइन करेंगे। जैसे आइडियल रिएक्टर में आएंगे, पहला बैच रिएक्टर के लिए करेंगे, और दूसरा हमारा आता है प्लग फ्लो रिएक्टर, तीसरा हमारा आता है मिक्स फ्लो रिएक्टर। इन तीनों का हम डिज़ाइन इक्वेशन डेराइव करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।